नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, मैं आपके लिए एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान की। दोस्तों, आज हमारी सिक्स्थ क्लास और इससे पहले हम बात कर चुके हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा? उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद हमने पढ़ा कुलिंद राजवंश के बारे में। तो कुलिंद राजवंश के बाद और जो कत्यूरी राजवंश से पूर्व जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी उत्तराखंड में जब कुलिंदों का शासन था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे कौन कौन से, एक कुषाण शासन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद एक योद्धे वंश के बारे में पढ़ा था, और एक गौत्री वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, एक चार पांच हमारे जो राजवंश हैं अभी हमारे बचे हुए हैं, जैसे कुलूत हो गया, मित्र वंश हो गया, कृतपुर वंश हो गया, छागलेश वंश हो गया। आज हम इनके बारे में जानेंगे। अभी जो इतिहास चल रहा है उत्तराखंड के इतिहास में, कुलिंदों के बाद का इतिहास और कत्यूरी जो वंश है, कत्यूरी वंश से पूर्व जो उत्तराखंड का इतिहास रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जब जो पहले पढ़ेंगे वो होगा हमारा कुलूत वंश। ठीक है। आपको हेडिंग डाल लेनी है कुलूत वंश की। कुलूत में आपका आएगा छोटी की मात्रा। ठीक है। कुलूत वंश। ठीक है। कुलूत वंश। तो कुलूत वंश की अगर हम बात करें, कुलूत वंश से जो मेन आपके यहाँ पे पॉइंट आते हैं, जो यहाँ से पूछा जा सकता है पेपर की दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है। हमें जो पेपर की दृष्टि से हमें इम्पोर्टेंट लगता है, हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो कुलूत वंश की हम बात करेंगे, इसका शासन कहाँ रहा, कहाँ पे, मतलब राज्य के किस हिस्से पे इसका शासन था। तो जो कुलूत वंश था, कुलूत वंश दोस्तों कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कहाँ पे ये कर रहा था? आपका कांगड़ा जिले की कुलूत घाटी में, कुलूत बोल रहा हूँ, कुल्लू घाटी में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। वहां शासन कर रहा था कुल्लू घाटी में। ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कुलूत वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी दोस्तों हमें मिलती है कहाँ से? बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से। बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से। ये क्या है दोस्तों? ये एक पुस्तक है। ठीक है। कौन कौन सी? बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस। और कुलूत वंश का यहाँ पे क्या होता है, एक सबसे प्रतापी राजा होता है जिसका नाम है आपका वीर यश। ठीक है। वीर यश। और यहाँ पे आप ये कर लेना कि जो बृहत संहिता है इसके रचनाकार कौन है? जो बृहत संहिता है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दोस्तों आपके वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके रचनाकार कौन है। रचना किसके द्वारा की गई? रचना की गई वराहमिहिर द्वारा। ठीक है। वराहमिहिर द्वारा बृहत संहिता लिखी गई है। और जो आपकी मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस है किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा। इसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा। विशाख दत्त द्वारा। ये भी पेपर में आ सकता है। ठीक है। जानकारी हमें दो जगह से मिली। कहाँ 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 पे? एक बृहत संहिता पे और एक मुद्रा राक्षस में। बृहत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है? ब्राह्मणिर द्वारा। और मुद्रा राक्षस की जो रचना की गई है वो विशाख दत्त के द्वारा की गई है। ठीक हो गया। और सबसे प्रतापी शासक कौन था कुलूत वंश का? सबसे जो प्रतापी शासक है वो उसका नाम है वीर यश। ठीक है। वीर यश किस वंश का शासक था? तो आपका उत्तर होगा कुलूत वंश का शासक था। और वीर यश की दोस्तों वृत्ताकार क्या होती हैं? वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिलती हैं। वीर यश की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है। रजत मुद्राएं मिलती हैं, मिलती हैं। ठीक हो गया। रजत जो मुद्राएं हैं, वृत्ताकार जो रजत मुद्राएं हैं, वो कहां से मिलती है?
वो कौन से वंश की मिलती है? तो वो है आपका कुलोत वंश की, और किसकी? वीर यश की। ठीक है, तो कुलूत वंश से हमारा इतना ही है, ज्यादा इसमें अपने ज्यादा पॉइंट है नहीं कुलूत वंश के बारे में। इसके बाद आता है आपका गोविषाण का मित्र वंश, यानी कि गोविषाण काशीपुर। ठीक है, काशीपुर, काशीपुर का पुराना नाम है गोविषाण। गोविषाण का मित्र वंश, गोविषाण के जो मित्र वंश है, इससे यहाँ पे ज्यादा इसका इतिहास की जानकारी ज्यादा नहीं है, तो इसमें सिर्फ इतना पता है कि मित्र वंश के दो राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दो राजाओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। कौन कौन? एक हो गया मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। मात्र मित्र, मात्र मित्र, और दूसरा है आपका पृथ्वी मित्र। ठीक है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र कौन से वंश के शासक हैं? आपका उत्तर होगा गोविषाण के मित्र वंश के। ठीक है, दो राजा कौन 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 मिले हैं? नाम किस किस का नाम मिला है? मात्र मित्र और पितृ मित्र। तो मित्र वंश के बाद आपका यहाँ पे जो अगला वंश है, उसका नाम है आपका हिमालय का कृतपुर राजवंश। हिमालय का कृतपुर राजवंश। कृतपुर राजवंश की बात करते हैं, तो दोस्तों जो कृतपुर राजवंश है, इसका जो राज्य विस्तार है, कहां से कहां तक रहा है? राज्य का क्षेत्र कहां से कहां तक है इसका? राज्य क्षेत्र आपका इनका है आपका उत्तराखंड में, और हिमाचल प्रदेश में, और इसके बाद रोहिलखंड जो है आपका, रोहिलखंड के उत्तरी भाग में इनका राज्य था, यानी कि इनका शासन था। ये कहां पर राज्य कर रहे थे? इनका जो शासन था वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। और अब इसकी जानकारी हमें जो हिमालय का जो कृतपुर राजवंश है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो दोस्तों जो ये हिमालय का जो कृतपुर राजवंश है, ये समुद्रगुप्त के, जब गुप्त वंश था हमारे भारत में, गुप्त वंश का शासन था, तब उनका एक शासक है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख मिलता है, जिसमें कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त के, समुद्र गुप्त के एक अभिलेख है, कहाँ का? प्रयाग प्रस्तुत प्रस्तुति अभिलेख। एक कौन सा अभिलेख है? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है, जिसमें जो कृतपुर राजवंश है, कृतपुर राजवंश को किसके अधीन बताया है? कृतपुर राजवंश को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया है, गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया है। ठीक है, बताया है। तो यहां से आपके यहाँ पे दो पॉइंट है कि जो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है ये किसका है? तो आपका उत्तर होगा ये समुद्रगुप्त का है, और जिसमें कृतपुर राजवंश को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया है। और जो कृतपुर राजवंश है, इसकी राजधानी कहाँ थी? कृतपुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? राजवंश की राजधानी आपकी कहाँ पे थी? कार्तिकेयपुर में। कहाँ पे? कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर में। ठीक हो गया। और जो ये समुद्रगुप्त है, यानी कि जब गुप्त वंश यहाँ पर था, तो गुप्त वंश का एक शासक है स्कंदगुप्त है। तो स्कंदगुप्त के काल में क्या होता है दोस्तों? हुणों का आक्रमण होता है। कहाँ पे? हुणों का आक्रमण होता है भारत में। और उस समय कृतपुर जब राजवंश चल रहा था, तो हुणों का आक्रमण कृतपुर राज्य पे होता है। ठीक है, और हुणों से एक प्रश्न बनता है आपका कि हुणों का जो प्रसिद्ध नून मंदिर है, कौन सी शैली में बना है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग ढूंढ लेना। यहाँ पे हम चौथे पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि जो हुणों का आक्रमण, क्या लिखेंगे? हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण कब हुआ?
तो हुणों का आक्रमण होता है आपका स्कंद गुप्त के काल में। ठीक है, स्कंद गुप्त के काल में, स्कंद गुप्त के काल में। और उस समय क्या था, हमारे उत्तराखंड में कृतपुर राजवंश चल रहा था। उस समय कृतपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, हुणों का आक्रमण हुआ था। ब्लर आ रहा है, ब्लर। हुणों का आक्रमण हुआ था। तो क्या होता है इसके बाद, और जो राहुल साकृत्यानन है, उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में एक इतिहासकार का नाम आता है राहुल साकृत्यानन। तो राहुल साकृत्यानंद क्या कहते हैं कि जो हिमालय का कुछ भाग है वो हुण जो राजा तोरमान है और जो मिहिरकुल है उनके अधीन रहा। ठीक है, जब यहाँ पे हुणों ने आक्रमण करा तो उसमें क्या हुआ कि हिमालय का कुछ भाग जो हुण राजा तोरमान है और मिहिरकुल है उनके अधीन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट यहाँ पे एक बनते हैं कि जो तोरमान है और जो मिहिरकुल है ये किस कौन से वंश के राजा हैं, तो हुणों के राजा हैं। ठीक है, तो जो राहुल साकृत्यानंद, यहाँ पे आप हेडिंग में लिख देना पहले राहुल साकृत्यानंद। राहुल साकृत्यानंद के अनुसार क्या हुआ कि जब हुणों ने आक्रमण किया तो हिमालय का जो कुछ भाग है, हिमालय का कुछ भाग, ठीक है, इस जो भाग है इसके बारे में यहाँ पे कोई इसका मतलब लिखित वर्णन नहीं मिलता है कि हाँ कौन सा भाग था, लेकिन कहा जाता है कि हिमालय का जो कुछ भाग है इस पर क्या हुआ, जो हूण राजा है, कौन कौन, हूण राजा तोरमाण व मिहिरकुल, ये नाम आपको याद रखने हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव आता है ना, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मिहिरकुल के अधीन था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने पढ़ा हिमालय का कृतपुर राजवंश। अब आता है दोस्तों कौन सा वंश, छागलेस वंश। छागलेस वंश, छागलेस वंश में क्या होता है कि जो छागलेस वंश है इसकी जानकारी मिलती है हमें लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से। ठीक है, जो छागलेस वंश है इसकी जानकारी हमें मिलती है आपका, पहले यहाँ पे आपको जानकारी लिखना है या फिर जानकारी के स्रोत लिखना है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लाखा मंडल के, लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से, खंडित शिलालेख से। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से। और जो पिछली क्लास में मैंने एक एमसीक्यू जो सीरीज थी ना, हमारी एमसीक्यू सीरीज जो हम एमसीक्यू सीरीज की बात कर रहे थे, उसमें क्या हुआ था कि मैंने जब हमने पहले तो हमने क्या करा, मिक्स क्वेश्चन किए, तो फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे हम अगर जैसे चंद राजवंश है तो उससे यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे, जैसे 20 क्वेश्चन हम अगर पढ़ेंगे ना तो एक क्वेश्चन में हमारे मल्टीपल फैक्ट के बारे में हम जान ही रहे थे, हम तो बात कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में अगर चार ऑप्शन हो तो हम चार ऑप्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो एमसीक्यू सीरीज है ना, एमसीक्यू सीरीज में क्या करा, मैंने पूरे चंद वंश को हमने पहले पूरा कवर कर लिया, उसके बाद हमने पवार वंश को कवर किया है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन करना चाह रहे हो तो रिवीजन करने के लिए एमसीक्यू वाली जो सीरीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो जानकारी हमें मिलती है इसकी कहाँ से, लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से। ठीक है, और इसमें 7 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है, 7 राजाओं का, स्टार लगा के यहाँ पे लिख देना आप, 7 राजाओं का उल्लेख। 7 राजाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। प्रथम नरपति जयदास, पहले जो राजा का नाम मिलता है वो कौन है, नरपति जयदास। और जो अंतिम राजा है, अंतिम राजा का क्या नाम मिलता है, नामवत। ठीक है, जो प्रथम राजा है नरपति जयदास का नाम मिलता है और अंतिम राजा
नामक्षत नाम से आपको एक राजा का नाम मिलता है। ठीक है, दो राजाओं के नाम हो गए। और इसके अलावा दोस्तों किस किस के नाम मिलते हैं? सात राजाओं के, नरपति जयदास, नरपति जयदास और गुहेश, गुहेश और अचल, अचल और छागलेश दास, छागलेश दास और रुद्रेश दास, रुद्रेश दास और छागलेश केतु, छागलेश केतु और नामक्षत। ठीक है, सात राजा हो गए। एक दो तीन चार पांच छह सात, हाँ, सात राजाओं के नाम मिलते हैं। जो पहले राजा हैं तो वो नरपति जयदास का नाम मिलता है, और अंतिम राजा के रूप में नामक्षत राजा का नाम मिलता है। और सात जो राजा हुए वो है हमारे नरपति जयदास, गुहेश, अचल, छागलेश दास, रुद्रेश दास, छागलेश केतु और नामक्षत राजा। ठीक है, तो यहाँ पे छागलेश वंश की जो जानकारी है, हमें यहाँ पे इतने ही पॉइंट पता है, और पेपर की दृष्टिकोण से भी इतना ही आता है। इसके अलावा उत्तराखंड की हिस्ट्री में छागलेश वंश का ज्यादा कोई इतिहास रहा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा यहाँ पे वंश है वो है हमारा सिंहपुर का यदुवंश। सिंहपुर का यदुवंश, यदुवंश। ठीक है, सिंहपुर का यदुवंश। तो जो इसके जो यदुवंश है, इसके संस्थापक कौन है ये पूछा जाता है, कि जो इसके संस्थापक है ये कौन है। तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक हैं आपका सेन वर्मन। इसके जो सिंहपुर का यदुवंश है, इसके जो संस्थापक हैं वो है सेन वर्मन। और जो राजधानी है वो यमुना प्रदेश की, जो यमुना प्रदेश का जो सिंहपुर हिस्सा है, सिंहपुर का मतलब एक पर्टिकुलर यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है कि कहाँ का हिस्से को कहा गया है, लेकिन हाँ, राजधानी का जो नाम मिलता है वो यमुना का सिंहपुर के नाम के नाम से मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? यमुना प्रदेश, सिंहपुर का नाम मिलता है, सिंहपुर का नाम मिलता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? इस वंश की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? किसकी? सिंहपुर यदुवंश की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा किसका? राजकुमारी की ईश्वरा का एक लेख है। कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिला है राजकुमारी ईश्वरा का लेख? ये मिला है आपका लाखा मंडल से। लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी, प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से, ईश्वरा के लेख से। और राजकुमारी ईश्वरा थी कौन? राजकुमारी ईश्वरा के लेख तो मिला, लेकिन ये जो राजकुमारी ईश्वरा, ये कौन थी? राजकुमारी ईश्वरा दोस्तों आपके भास्कर वर्मन की पुत्री थी। कौन थी? भास्कर वर्मन की पुत्री, भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और जालंधर के जो राजकुमार थे, और जालंधर के राजकुमार, जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी, चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक हो गया। और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, और राजकुमारी ईश्वरा ने दोस्तों कहा, लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, मंदिर बनवाया था। सिंहपुर का जो यदुवंश है, इसके संस्थापक कौन थे? सेन वर्मन थे। राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर बताया जाता है। और जानकारी मिलती है हमें लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से। ठीक है, इनका एक लेख मिला है जिसमें हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। और जो राजकुमारी है ईश्वरा है, ये भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी।
और इनने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है। और जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख है दोस्तों, राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमें जो यदुवंश है, यदुवंश की 11 पीढ़ियों में 12 शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, ईश्वरा के लेख से, ईश्वरा के लेख से क्या मिलता है? 11 पीढ़ियों में, 11 पीढ़ियों की, सॉरी 11 पीढ़ियों की 12 ना, 11 पीढ़ियों क्या आएगा, सेंटेंस सही बन नहीं पा रहा है। 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम का उल्लेख मिलता है, या फिर शासकों के नाम उल्लेखित हैं। ठीक है। उल्लेख मिलता है, उल्लेखित है, जो आपको यहाँ पे सही सेंटेंस लगता है आप लिख देना। जहां तक मेरे अनुसार है, मेरे अनुसार यहाँ पे उल्लेखित है, ज्यादा मुझे सही लग रहा है। ठीक। तो कितने, 11 पीढ़ियों में 12 शासकों के नाम उल्लेख है। तो यहाँ पे जो 12 शासक है ना, 12 शासकों के यहाँ पे नाम बताए नहीं गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 12 शासकों के नाम मिले, क्योंकि अब जो लेख है वो लेख मिट चुका है लगभग। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें यदुवंश के बाद, तो यदुवंश के बाद आता है हमारा नागवंश का। कौन सा? नाग वंश का। यहां से भी बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है। नागवंश की नागवंश की अगर हम बात करें, तो नागवंश की जो पुष्टि है ना, इसका कहां से होती है? नागवंश की मतलब जानकारी कहां से मिलती है? तो जानकारी क्या है? नाग वंश की पुष्टि, नागवंश की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। ठीक है। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। ठीक है। पुष्टि कहां से होती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से होती है। और जो त्रिशूली लेख है दोस्तों, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? इसकी जो लिपि है इसकी दक्षिणी ब्राह्मी। इसकी लिपि कौन सी है? जो त्रिशूली लेख है, ये इसकी जो लिपि है वो है आपकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है आयोग कि जो गोपेश्वर का त्रिशूली लेख है, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? ठीक है। या फिर इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। और जो त्रिशूली लेख है, जो आपका ये त्रिशूली लेख है दोस्तों, इस त्रिशूली लेख में 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। जो गोपेश्वर का आपका त्रिशूली लेख है, इसमें दोस्तों आपके 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है। कौन कौन से? स्कंदनाग, स्कंदनाग, सेकंड है आपका गणपति नाग, गणपति नाग, और तीसरा है आपका विभुनाग, विभुनाग, और चौथा है आपका असुनाग। 4 नाग राजाओं के नाम मिले हैं, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और असुनाग। ठीक है। ये भौ है, थौ जैसा लग रहा है, भौ है। ठीक है, विभु नाग। यहाँ पे गणपति नाग की बात करें, ठीक है, जिसमें सबसे शक्तिशाली राजा बताया जाता है, नागवंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा बताया जाता है, वो किसको बताया जाता है? वह है हमारा गणपति नाग। ठीक है। गणपति नाग की अगर हम बात करें, तो दोस्तों रुद्र महालय के जो सामने त्रिशूल की स्थापना की है, यानी कि शक्ति की स्थापना किसने की है? वो की है आपके गणपति नाग ने। कहां पे? रुद्र महालय, रुद्र महालय के सामने शक्ति या फिर त्रिशूल की स्थापना, त्रिशूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? त्रिशूल की स्थापना की गई है दोस्तों आपका गणपति नाग के द्वारा। ठीक है।
गणपति नाग के द्वारा। और गणपति नाग उत्तरी नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? गणपति नाग उत्तरी नाग वंश का, उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? गणपति नाग। ठीक है, नागवंश में जो हम नाम पढ़ते हैं सबसे जो इंपोर्टेंट नाम है वो है आपका गणपति नाग, जिनने रुद्रमहालय के सामने शक्ति या त्रिशूल की स्थापना की है। वो कौन है आपका? गणपति नाग। या फिर प्रश्न घुमा के आयोग इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो त्रिशूल लेख है, रुद्रमहालय के सामने जो त्रिशूल लेख है, उसकी वो लेख किसका है? ठीक है, यहाँ पे वो लेख लेख शब्द यूज करके भी यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि जो रुद्रमहालय के सामने त्रिशूल लेख मिला है वो नागवंश के कौन से राजा का है? तो आपका उत्तर होगा गणपति नाग का। या फिर किस वंश का है ऐसे भी पूछ सकता है, एक पर्टिकुलर या फिर राजा का नाम भी पूछ सकता है। ठीक हो गया। और क्या होता है? सबसे शक्तिशाली शासक है जिसका रुद्रमहालय से लेख मिला। ठीक है, जिसका रुद्र महालय से लेख मिला या फिर त्रिशूल लेख मिला भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक लेख मिला। और रुद्र महालय का है ये आपका गोपेश्वर वाला जो रुद्र महालय है ना, गोपेश्वर का त्रिशूल यही है। ठीक है, गोपेश्वर में, गोपेश्वर। तो यहाँ पे हमने नागवंश के बारे में पढ़ा। नागवंश का हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है वहां से हमें पता चलता है नागवंश के बारे में, जहां पे हमने 4 नाग राजाओं के बारे में बात करा। स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और असु नाग। और उसमें जो सबसे शक्तिशाली या फिर पावर जिसके पास थी वो कौन था? वो गणपति नाग था। और गणपति नाग का एक आपको लेख मिलता है या फिर त्रिशूल की स्थापना करता है कहाँ पर? रुद्र महालय। ठीक है, रुद्र महालय के सामने। और गणपति जो नाग है ये क्या है? उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। और जो त्रिशूली लेख मिला है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख मिला है, उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि है आपकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अगला जो वंश है हमारा वो है आपका मौखरी वंश। मौखरी वंश, मौखरी वंश। मौखरी वंश की अगर हम बात करें दोस्तों, जो मौखरी वंश है इनने ही क्या किया? नाग शासकों को पराजित किया, यानी कि परास्त किया। नाग शासकों को पराजित किया या फिर आप लिख सकते हो परास्त किया। ठीक है, मैं वर्ड क्या है, मैं वर्ड आधे लिख रहा हूं, एक नोट्स के हिसाब से लिख रहा हूं। अगर आप इसको चाह रहे हो, आप पूरा सेंटेंस बनाना चाह रहे हो हर चीज का, तो आप एक पर्टिकुलर मतलब बढ़िया सा इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नाग शासकों को परास्त। तो मेरे को यहाँ पर समझ में आ गया कि ये जो मौखरी वंश है इन्हीं जो नाग शासक है उनको परास्त किया है, फिर पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा वर्ड बना सकते हो अपने हिसाब से। और जो मौखरी वंश का एक शासक का नाम मिलता है। ठीक है, जो मौखरी वंश है, मौखरी वंश का ज्यादा इतिहास मिलता नहीं है। और इसमें मिलता है मौखरी वंश का, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक के नाम का उल्लेख है वो कौन था? वो था आपका ग्रह वर्मा। ठीक है, कौन था आपका? ग्रह वर्मा, ग्रह वर्मा। और क्या होता है ग्रह वर्मा की हत्या के बाद? तीसरा है आपका ग्रह वर्मा की हत्या के बाद, हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई, मौखरी जो राज्य है उसके बहनोई, बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। ठीक है, किसके अधीन हो गया? हर्षवर्धन के अधीन हो गया, हर्षवर्धन के अधीन हो गया, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने कितने वंश के बारे में पढ़ा? तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की आपका कुलूत वंश, गोविषाण का मित्र वंश है, उसके बाद हमने कृतपुर राजवंश के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा छागलेश वंश के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सिंहपुर का जो यदु वंश है उसके बारे में पढ़ा, और नाग वंश और मौखी वंश के बाद यहाँ पे हमने पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है?
अब यहाँ पे दोस्तों जो ग्रह वर्मा की हत्या हो जाती है, यानी कि मौखरी वंश का जो अंतिम शासक है ग्रह वर्मा की हत्या हो जाती है उसके बहनोई के द्वारा, यानी कि बहनोई का नाम क्या है आपका, हर्षवर्धन के द्वारा। इसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड में हर्षवर्धन क्या होता है, हर्षवर्धन का शासन चलता है। ठीक है, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन के बाद जो उत्तराखंड में अराजकता का युग प्रारंभ होता है, तो हम उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, तो हम मिलते हैं आप कल की क्लास में।